मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंकज सर सहरसा 01 में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। आज हम लोग पार्ट 1 वीडियो में मतलब इस चैप्टर का आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पार्ट 1 चैप्टर में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आज इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और इसमें जानेंगे सबसे पहले हम लोग जान ले कि क्या है मतलब सबसे पहले हम लोग जान ले कि क्या से क्या पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले कुछ फार्मूला के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ फार्मूला, जैसे कि वृत्त की परिधि होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अभी जानेंगे हम लोग वृत्त की परिधि के बारे में। वृत्त की परिधि क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, इसके बारे में हम जानेंगे। वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त का परिमाप ही, ये जैसे ये वृत्त हुआ, वृत्त का परिमाप मतलब जैसे अगर हम वृत्त में, इस वृत्त में जो वृत्त के यह है चारों भाग, चारों ओर से एक बार अगर हम घूम गए यहाँ तक, फिर पुनः पहुँच गए, और एक बार घूमने में यह तय करती है, एक बार पूरा घूम गए, घूमने में तय कर लिए दूरी को, ये क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये वृत्त कहते हैं। वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें? वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है। ये परिमाप यहाँ, अगर इस वृत्त में यहाँ से घूम करके और एक बार यहाँ पहुँच गए, तो ये वृत्त की परिधि हो गई। वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय करते हैं तो वृत्त की परिधि कहलाती है। किसी वृत्त में परिधि, यही जैसे ये वृत्त हुआ, इसके परिधि यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगला पॉइंट, किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात, वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात, किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव अचर, क्या होता है? सदैव अचर यानी नियत होता है। नियत, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट यहाँ पर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस अचर अनुपात को, यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। इस अचर अनुपात को एक ग्रीक अक्षर पाई द्वारा सूचित करते हैं। इस अचर अनुपात को एक ग्रीक अक्षर पाई द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसी को हम लोग पाई द्वारा सूचित करते हैं। यही जो है वृत्त की परिधि कहलाती है, और इसको पाई द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। और ये देखिए, वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त
ये देखिए, वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव नियत कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग पाई से सूचित करते हैं। तो वृत्त की परिधि बट्टा व्यास, व्यास के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बट्टा व्यास को हम लोग डी डायमीटर द्वारा सूचित करते हैं, डी द्वारा सूचित करते हैं। इसकल तो यहाँ पर पाए, तो या तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला अब यहाँ पर आ गया कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि तो क्या होता है, वृत्त की परिधि पाई डी होता है। क्या होता है, पाई डी, यानी या इसको क्या बोलेंगे, 2 पाई आर। डी को क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं। डी डायमीटर हुआ, डी इजकल तो क्या होता है, 2r होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। एक और होता है 3.14, एक या तो इसको और बोल सकते हैं 3.1416। एक्चुअल में पाई एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई एक कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक्चुअल में पाई एक कौन सा संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा हम लोग और यहाँ पर आगे चल कर पढ़ते हैं। ये जैसे ये वृत्त की हम लोग परिधि पढ़ते हैं, ये वृत्त हुआ, वृत्त की हम लोग परिधि पढ़ेंगे। और ये केंद्र हुआ, केंद्र से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर, जिसको हम लोग सूचित करते हैं, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो इसमें पहला नंबर है फॉर्मूला। तो ये तो समझ गए, वृत्त, किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव अचर नियत कांस्टेंट रहता है, जिसे हम पाई द्वारा सूचित करते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप ही समांतर वृत्त की परिधि कहलाती है, परिधि कहलाती है। यहाँ से अगर एक बार यहाँ तक घूम के आ गए तो ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गया। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर पढ़े हैं, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, या इसको हम लोग पाई डी भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग पाई डी भी बोल सकते हैं, इधर यहाँ पाई डी इसको बोल सकते हैं, और इसको हम लोग पाई डी भी बोल सकते हैं। दूसरा नंबर, इसी में एक और दूसरा नंबर फॉर्मूला आता है। वृत्त की परिधि तो हो गया। दूसरा नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे, वृत्त के आधा को क्या बोलते हैं, आधा भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि पढ़ेंगे। परिधि क्या होता है, ये 2 पाई आर पूरे होगा वृत्त की परिधि, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ये हो गया क्या, अर्धवृत्त की परिधि हो गया। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया, तो 2 पाई आर हो गया। अर्धवृत्त की परिधि हो गया, पाई आर हो गया, पाई आर हो गया। इसमें अब दूसरा फार्मूला हम लोग जानेंगे, इसमें हम लोग दूसरा फार्मूला जानेंगे। अर्धवृत्त की परिधि, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आधा वृत्त का तो 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस डी। अर्धवृत्त का ये परिमाप हो गया पाई आर प्लस डी।
पहला नंबर अब हम लोग यहाँ पर आएंगे अर्धवृत्त। ये एक हम वृत्त के बारे में चर्चा कर लिए हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सभी पढ़ लिए। अर्धवृत्त, इसके बाद हम लोग मतलब अर्धवृत्त के बारे में भी चर्चा कर लिए हैं, अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ लिए हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस डी होता है। अब उसके बाद हम लोग अर्धवृत्त के बाद ये अब पढ़ेंगे हम लोग इसका चतुर्थांश का, इसका भी आधा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसका पढ़ेंगे चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश ये भी आर, ये भी आर, तो ये दोनों आर त्रिज्या ही हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हुआ, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल फिर उसमें 2 से भागा देंगे, इसका भी आधा भाग हो गया, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 हो गया। 1/4 पाई आर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। और इसी में हम लोग दूसरा नंबर फार्मूला यहाँ पर चतुर्थांश का परिधि निकालेंगे। चतुर्थांश का परिधि निकालेंगे तो 1/2 पाई आर, जैसे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर, तो चतुर्थांश में उसमें 2 से भागा देना होगा, 1/2 पाई आर हो जाएगा। चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चतुर्थांश की परिधि 1/2 पाई आर हो गया। और उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर चतुर्थांश ये सब हो गया कंप्लीट। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे एक इससे पहले हम लोग एक जो है ना रिंग या छल्ला का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको यहाँ पर रिंग, छल्ला, या इसी को हम लोग एक और शब्द वलय बोलते हैं। इसमें जैसे ये एक आंतरिक वृत्त हो गया, ये एक बाह्य वृत्त हो गया, ये बाह्य वृत्त, इसको यहाँ पर ये 6 अंकित भाग है, क्या है 6 अंकित भाग है, ये 6 अंकित भाग है। ये हो गया, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र से ये जो है ना बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो गया, ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग आर, बड़ी आर द्वारा, कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। ये हो गया छोटी, ये हो गया आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, इसको छोटी आर स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। तो रिंग, छल्ला या वलय का क्षेत्रफल अगर इसका अगर पूछा जाए तो क्या निकालेंगे, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर में से छोटी आर स्क्वायर को घटा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल हुआ। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ, अब इसके बाद हम लोग जैसे कि ये देखिए एक वृत्त ही हुआ, वृत्त हुआ और ये केंद्र हुआ, यहाँ से एक त्रिज्यखंड और इसको मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनाएगा ये क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और यहाँ से ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये आर, ये मान लीजिए ए बी हो गया, और यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है कितना है, एल है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग इसका निकालेंगे, त्रिज्यखंड इसका निकालेंगे, या इसी को हम लोग एक और शब्द में बोलेंगे, या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब इसका मान थीटा है तो यहाँ पर 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो गया दीर्घ,
ये हो गया लघु तीर्घखंड, तो ये हो गया दीर्घ तीर्घखंड। दीर्घ तीर्घखंड ये हो गया लघु तीर्घखंड। तो अब हम लोग यहाँ पर ये निकाल लिए लघु तीर्घखंड का। दूसरा नंबर इसी में एक और निकलेगा दीर्घ तीर्घखंड का। दीर्घ तीर्घखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ तीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ तीर्घखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पूरे मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, लघु तीर्घखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु तीर्घखंड, इसको लिख सकते हैं 301, या तो इसको एक और कह सकते हैं, या 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया हुआ, तीर्घखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ तीर्घखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु तीर्घखंड का क्षेत्रफल, या 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये अब इसमें एक और निकाल सकते हैं हम लोग, एक और का क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक देखते हैं चाप की लंबाई, इसकी चाप की लंबाई। अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे इस वृत्त में, वृत्तखंड में तीर्घखंड का क्षेत्रफल, ये तीर्घखंड का, ये दीर्घ तीर्घखंड का, और यहाँ से जो यहाँ आएगा ये चाप की लंबाई है। यही हमें तीसरा नंबर पॉइंट आउट करना है। तीसरा नंबर चाप की लंबाई, क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बट्टा 180 गुना पाई आर होता है, थीटा बट्टा 180 गुना पाई आर होता है। अब देखिए इसके अलावा ये क्या हुआ, एक वृत्त बना लिए, एक वृत्त, एक सर्कल है, और इस सर्कल यहाँ से यहाँ क्या किए, इस वृत्त में एक जो है ना, एक हम जीवा खींच दिए, जीवा खींच दिए। जीवा जो कि यह क्या किया, इस वृत्त को जीवा द्वारा दो भाग में, मतलब इसको भाग में बांट दिया। तो इसको दो भाग में जो बांट दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तखंड कहते हैं। और ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बड़े वाला भाग को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं इसको। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। और यहाँ से इसको जीवा से इस केंद्र को मिला दिए, इस जीवा से इस केंद्र को, यहाँ ये क्या, इसका दूरी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये त्रिज्या हो गया। और यहाँ से ये जीवा द्वारा कौन बनाएगा ना, यहाँ पर कौन, और निकालना है इसका 6 अंकित भाग निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब निकालना है। पहला नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बुक में आपका जो है ना, आपके बुक में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन हम जो बता रहे हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये सबसे अलग हट करके हैं, और ये लिखिएगा, ये इसको याद कर लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, और सवाल भी बहुत अच्छे तरीक़े से फास्ट होगा। तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, ये है, इसको याद कर लीजिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। दूसरा नंबर इसी में हम लोग जो है ना, ये तो पहला नंबर ये निकालिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
तो यही हो गया मेरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग इसी में कुछ और आगे पढ़ेंगे 2D, टू डायमेंशन के बारे में, जैसे कि वर्ग हुआ, वर्ग के बारे में, त्रिभुज के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग में, त्रिभुज में सबसे पहले पढ़ते हैं। त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज का पढ़ते हैं जो समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होता है और ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और आमने सामने की भी भुजा आपस में बराबर होता है। सभी भुजाएं बराबर होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का। इसमें पहला नंबर पॉइंट, समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर हम निकालेंगे, परिमाप तो 3 गुना भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा इसमें से हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब निकालेंगे। शीर्षलंब तो यहाँ पर √3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू भुजा। देखिए समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब कैसे निकालेंगे? तो ये समबाहु त्रिभुज है और इस पर एक हम यहाँ पर शीर्षलंब डाल दिए। इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। ये तो सभी भुजा आपस में समान है, लेकिन ये 2 बराबर भागों में बांट गया, तो इसको A/2 और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये आराम से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और निकालेंगे। अगला हम लोग जो है ना समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अगला नंबर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऊंचाई हो गया h, ये हो गया b, h और b। तो यहाँ पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 चौड़ाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। और इसमें से अब एक इसमें ये तो हो गया। अब जो है ना हम लोग पढ़ेंगे एक विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ये विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, जैसे इसकी भुजा ये हो गया, ABC हो गया। इस विषमबाहु, तो इसका हम लोग पहले निकालेंगे क्या? इस विषमबाहु त्रिभुज में तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, इसको S द्वारा सूचित करते हैं और ये S निकालेंगे A+B+C/2 अर्ध परिमाप ये निकल जाएगा। इसी पर हम लोग यहीं पर हम लोग हीरोन सूत्र का चर्चा कर लेते हैं। हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन सूत्र से। तो रूट अंडर क्या होता है? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, ये हो गया हीरोन सूत्र से। अब हम लोग अगला पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ग के बारे में। 2 डायमेंशन के बारे में चर्चा करें। अब अगला पॉइंट हम लोग वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ग के बारे में। इसके बारे में अब हम लोग वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ग स्क्वायर के बारे में जानेंगे। वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक भुजा वर्ग के आपस में बराबर होता है। प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है। इसमें हम लोग निकालेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। और दूसरा नंबर वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे।
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। ये स्क्वायर के बारे में हम जानेंगे। अब जानेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। अब हम लोग आयत के बारे में चर्चा करेंगे। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? तो इसमें ये चर्चा करेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग कर देंगे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस L तो 2L, B प्लस B तो 2B, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी में दूसरा फॉर्मूला, इसी में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई L इंटू B हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। तीसरा इसी में हम निकालेंगे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण √L² प्लस B²। आयत का विकर्ण इस तरह से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आयत का विकर्ण √L² प्लस B²। इसके बाद अगला हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में, इसी में जो समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसको यहाँ से यहाँ हम लोग ये H मान लेते हैं। ये क्या हो गया? ये B हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये यहाँ से इस ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण 2 हो गया। इसको बोलेंगे डायगोनल 1, इसको बोलेंगे क्या? डायगोनल D2 बोलेंगे। ये विकर्ण 1, विकर्ण 2, ये क्या था? विकर्ण ही था, तो विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अब इसका फॉर्मूला कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल D गुना H होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। पहला नंबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार गुना ऊंचाई, तो B गुना H हो गया। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। या इसको एक और कह सकते हैं यहाँ पर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये भी कह सकते हैं। और इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप 4 गुना भुजा होता है, परिमाप 4 गुना भुजा। अब उसके बाद हम लोग दूसरा चर्चा करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आधार गुना ऊंचाई होता है। ये भी समचतुर्भुज, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये दोनों का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। या इसको हम लोग मतलब 1/2 इंटू D1 इंटू D2 भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ से ये H, ये B और ये D1 डायगोनल 1, ये D2 हो गया, D2 हो गया। अब समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? इसका भी परिमाप 4 गुना भुजा होता है, परिमाप 4 गुना भुजा। अब हम लोग आगे चलेंगे समलम चतुर्भुज के बारे में बता करेंगे। समलम चतुर्भुज की 2 भुजाएं मतलब आपस में क्या होता है? समलम चतुर्भुज की 2 भुजाएं आपस में समांतर होती है। समलम चतुर्भुज की 2 भुजाएं आपस में समांतर, भुजा A और भुजा B। ये यहाँ से यहाँ ये H हो गया। तो इसका क्षेत्रफल
समलंब चतुर्भुज, इसको हम लोग बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। दोस्तों, आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला के बारे में चर्चा किए हैं, जैसे कि वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के परिमाप, परिधि, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं। चतुर्थांश की परिधि, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किए, तेजखंड का क्षेत्रफल, लघु तेजखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ तेजखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और कुछ 2D डायमेंशन से रिलेटेड, जैसे समबाहु त्रिभुज के परिमाप, क्षेत्रफल, शीर्षलंब, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं। और इसी में हम लोग कुछ पढ़े थे, त्रिभुज से रिलेटेड हेरोन्स के फार्मूला भी पढ़े हैं, कुछ वर्ग के बारे में भी जाने हैं, उसके फार्मूला को जाने हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में, सम चतुर्भुज के फार्मूला आदि सभी फार्मूलाओं के बारे में हम लोग इसमें चर्चा कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सवाल से रिलेटेड आएगा, सभी थ्योरी मतलब कंप्लीट हो गया है, अब सवाल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। और ये वीडियो तो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 इसी तरह से सभी चीज़ों का वीडियो आते रहेगा। और थैंक यू, धन्यवाद।